नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के प्यार की हमें पूरी ज़रूरत है, सहयोग की। खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए और अपने हर एक जानने वाले जो संगीत को पढ़ते हैं उन तक ये हमारे चैनल का लिंक पहुंचाएं ताकि सब लोग जुड़े और कुछ अच्छे से हम मिलजुल के पढ़ते लिखते समझते रहें। और साथ ही मुझे पता है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है, DSSB, EMRS, बिहार स्टेट इत्यादि। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं, जो हम प्रश्न ये हल कर रहे हैं ये महादेव PG कॉलेज बरियाशनपुर के BA सेकेंड सेमेस्टर का म्यूजिक मेजर सब्जेक्ट का MCQ टाइप क्वेश्चन है। जबकि इस बार बच्चों के MCQ टाइप के प्रश्न आने हैं, तो जो हमारे सभी नए बच्चे हैं या और लोग भी इससे जुड़ेंगे तो उन्हें भी कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो उनके लिए, ताकि उनकी तैयारी प्रिपरेशन और अच्छी से हो पाए, तो विलम्ब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अंतिम क्लास। और आपके स्क्रीन पर जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, कलीनाथ कौन थे? तो संगीतज्ञ थे, कवि थे, शासक थे, बांसुरी वादक थे। तो ये हम लोग जानते थे, कर चुके थे लास्ट टाइम। ए ऑप्शन इसका सही था। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बताइए कि अष्टछाप कवियों में कितने कवियों या संतों को सम्मिलित किया गया है? 12, 4, 8, 6 बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, यानी कि 8 जो है कवियों या संतों को अष्टछाप कवियों में सम्मिलित किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है, अष्टछाप यानी कि 8 प्रकार के कवि या संत, जिनको अष्टछाप कवियों के नाम से जानते थे। अब थोड़ा सा जान जाते हैं कि वो कौन कौन कवि हैं। सी सही है। वो इसमें कुंभन दास, कौन? कुंभन दास, आप नोटबुक में लिख लेंगे। कुंभन दास, परमानंद पहले थे कुंभन दास, परमानंद दास, ठीक है। तीसरा है कृष्णदास, चौथा है सूरदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, और फिर चतुर्भुज दास और नंददास, जिसमें कुंभन दास जो सबसे ज्येष्ठ हैं और जो सबसे छोटे हैं वो नंददास जी हैं। तो ये 8 प्रकार के हमारे कवि या संत थे जिनको अष्टछाप कवियों के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं। 52, नगमाते आसिफी के लेखक हैं? अलाउद्दीन, मोहम्मद रजा, मोहम्मद गौस रफ़ीक। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद रजा जी। ये बिलावल को शुद्ध सप्तक माने थे, ठीक है। बिलावल को शुद्ध सप्तक माने थे ये मोहम्मद रजा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? 5, 4, 3, 10। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी कि 4 जो है ध्रुपद की बानियां कही गई हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम घराने पढ़ते हैं उसी तरीके से ध्रुपद के 4 घराने
जो बानियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला है वो है गोबरहार। क्या है? गोबरहार। गोबरहार बानी जो कि जिसके प्रवर्तक हैं तानसेन जी। तानसेन का तो नाम सुना है आपने ना, वही वाले तानसेन जी जी। और इसका जो है ये शुद्धा गीति से निकला हुआ है। ठीक है, किससे? आगे हम लोग गीति पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा। हमारे जो नए विद्यार्थी हैं वो समझ लें कि ये शुद्धा गीति से निकला हुआ है। ठीक है, तानसेन जी इसके प्रवर्तक है, किसके? गोबरहार के। ठीक है, और इसको राजा की पदवी दी गई है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चारों बानियों में राजा की पदवी दी गई है, किसको? गोबरहार को। और इसका संबंध किराना घराने से बताते हैं। ठीक है, किराना घराने से इसका संबंध बताते हैं गोबरहार। ठीक है, जो है बानी है, जो इसके प्रवर्तक तानसेन जी है, ये शुद्धा गीति से निकला है। इसको राजा की पदवी दी गई है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसका संबंध जो है वो किराना घराने से माना जाता है। दूसरा है, जो दूसरी बानी है वो है आपकी डागुर बानी। डागुर बानी, और इसके प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? ब्रजचंद। ब्रजचंद्र। और इसका जो संबंध जिस गीति से है वो है भिन्ना। क्या? भिन्ना। और इसको मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, किसका प्राप्त है? मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और डागुर बानी जिसके प्रवर्तक व्रजचंद, भिन्ना गीति से निकला हुआ है, इसको मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और इस बानी का संबंध जो है स्वामी हरिदास जी से बताया जाता है। स्वामी हरिदास जी से इस बानी का संबंध जोड़ा जाता है, बताते हैं हमारे विद्वान। अगला है खंडहार। खंडहार बानी जिसके प्रवर्तक राजा सम्मोहन सिंह हैं। राजा सम्मोहन सिंह। राजा सम्मोहन सिंह हैं, और ये बेसरा गीति से इसका संबंध बताया गया है। किससे? बेसरा गीति से। ठीक है, बेसरा। ठीक है, बेसरा गीति से इसका संबंध बताया गया, और इसको सेनापति की उपाधि प्राप्त है। सेनापति की। किसकी? सेनापति की। और इसका जो संबंध है वो रामपुर घराने से जोड़ा जाता है। किससे? रामपुर। रामपुर घराने से इसका संबंध जोड़ा जाता है। और जो अंतिम बानी है वो बानी है आपका नौहार। कौन सा? नौहार बानी, जिसके प्रवर्तक है श्री चंद्र राजपूत। कौन? श्री चंद्र राजपूत। और गौड़ी गीति से इसका संबंध बताया गया है, गौड़ी गीति से। और इसको सेवक के जो है समान माना गया है, सेवक का दर्जा प्राप्त है। और इसकी जो बानी का संबंध है वो आगरा घराने से है। ठीक है, आगरा घराने से इस बानी का संबंध बताया जाता है। तो नौहार श्री चंद्र राजपूत गौड़ी गीति से इसको सेवक का दर्जा प्राप्त है, आगरा घराने से इसका ताल्लुक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं। वीडियोस थोड़े बड़े हो रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताइएगा ज़रा। भारत में कुल कितनी संगीत पद्धतियाँ हैं? भारत में कुल कितनी संगीत पद्धतियाँ हैं? 4, 6, 3, 2, कितनी है? तो आपने आंसर जो है कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत। ठीक है, और दक्षिणी या कर्नाटकी संगीत पद्धति। और ये दोनों संगीत पद्धतियाँ जो है भारत में, जो दो ये संगीत पद्धतियाँ हैं, ये 13वीं शताब्दी में बटी। कब बटी?
13वीं शताब्दी में भाई ध्यान रखिएगा, 13वीं शताब्दी में ये दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राग कामोद किस ठाट का राग है? बिलावल, भैरवी, भैरव, कल्याण। सबको पता है डी कल्याण ठाट का राग है। संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है ये। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। प रे वादी संवादी है, प वादी रे संवादी है। रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। ठीक है, रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है और कल्याण ठाट का राग है। इतना समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तिलक कामोद किस ठाट का राग है? तिलक कामोद किस ठाट का राग है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न, किसी ताल में लय को एक में दो बोलने को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी ताल है उसको जो है एक में दो मात्रा बोलने को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए बोला ये क्या, धा, धिन, बोला ये हमारा क्या है, ठा लय है, लेकिन वहीं हम बोलेंगे धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा। यानी कि जो ये एक में दो बोल रहे हैं इसको क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है क्या कहते हैं भाई? दुगुन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? दुगुन बोलते हैं। एक में तीन को बोलने को क्या कहेंगे? तिगुन कहेंगे। एक में जब चार बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चौगुन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो कुवाड़ है ये लयकारी, कुवाड़ लयकारी जो है, लयकारियाँ हमारी दो तरह की होती हैं, सरल और कठिन या वक्र। तो ये वक्र और कठिन के अंतर्गत आता है और ये सरल लयकारियाँ हैं हमारा। ठीक है, तो कुवाड़ यानी कि 5/4 की लयकारी। ठीक है, 4 मात्रा में 5 मात्रा बोलना कुवाड़, या इसको हम कहते हैं क्या, सवा गुण, सवा गुण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। आगे बढ़ते हैं। दादरा ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ होता है? सुगम संगीत एवं लोक संगीत, ख्याल, ध्रुपद, प्रबंध। तो ये तो बहुत इजी हलवा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, सुगम संगीत एवं लोक संगीत के साथ दादरा ताल का प्रयोग होता है। एक इससे मिलता जुलता गायन शैली है, वो किसका नाम बताइए? ये दादरा ताल हो गया, एक इसी से मिलता जुलता गायन शैली भी है, क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। किस ताल का प्रयोग पखावज पर होता है? कहरवा, दादरा, तीन ताल, धमार। बताइएगा किसका प्रयोग होता है? किस ताल का प्रयोग पखावज पर होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, धमार। धमार का प्रयोग जो है वो पखावज पर होता है भाई साहब। किस पे होता है? पखावज पर होता है। और इसके साथ ही आप बताइएगा कि धमार जो है ताल वो किसके साथ गाया जाता है? किस गायन शैली के साथ धमार ताल का प्रयोग होता है, जबकि हम जानते हैं ये पखावज पर बजता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, नाद कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4, 6। बताइएगा नाद कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नाद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो होता है आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद। ठीक है, हम लोग बाद में इस नाद को पढ़ेंगे। आहत नाद, अनाहत नाद हो गया। वीडियोज काफ़ी बड़ी हो जा रही है, काफ़ी डिटेल पढ़ने में, तो इतना जान लीजिए 2 प्रकार के हैं, आहत और अनाहत। और नाद के लक्षण 3 हैं, भेद, नाद के भेद या लक्षण 3 हैं। कौन कौन? तारता, तीव्रता, नाद की जाति। ठीक है, तो तारता को जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं पिच। ठीक है, पिच यानी कि नाद का ऊंचा नीचापन, ऊंचा नीचापन। तीव्रता को कहते हैं इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी, और इसको बोलते हैं नाद का छोटा बड़ापन, छोटा बड़ापन। और नाद की जाति हो वो क्या है, टिम्बर, TIMBER, टिम्बर। ठीक है। 60 नंबर का प्रश्न है, राग रागनी क्या है? ताल वर्गीकरण है, गायन शैली है, राग वर्गीकरण है, स्वरों के प्रकार है। बताइए भाई साहब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, राग वर्गीकरण है। राग रागनी वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण जो है ये राग वर्गीकरण है। रागों को बांटा गया था राग और रागनी के आधार पर पंडित दामोदर जी द्वारा। ठीक है। इसके पहले नारद मुनि ने भी जो है जिक्र किया है राग रागनी का। ठीक है। लेकिन अगर विस्तृत रूप से जो है हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो पंडित दामोदर जी का है राग रागनी वर्गीकरण। अगला प्रश्न, थाटों की संख्या कितनी? 8, 7, 6, 10। बहुत ही हलवा प्रश्न है ये, सबको पता है। कितने होते हैं? डी, 10। कौन कौन? तो कल्याण, खमाज, काफी, ठीक है, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी, बिलावल। ठीक है। ये 10 थाट बताए हैं। किसने बताए हैं बताइए कमेंट में। द्रुत लय क्या है? धीमी गति, मध्यम गति, तेज गति, बहुत धीमी गति। किसको द्रुत लय कहते हैं? मतलब बहुत तेज चलना। ठीक है। तेज चलना को क्या बोलते हैं भाई? देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, व्हाट इज द्रुत लय? स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड, वेरी स्लो स्पीड। अब तो समझ में आ गया होगा। तेज गति 62 का सी। झाला का संबंध, झाला का संबंध किससे है? बताइएगा, झाला का संबंध किससे है? झाला का संबंध किससे है? गायन से, सितार से, नृत्य से, तबला से। तो सितार से। ठीक है। झाला जो है सितार पे बजता है, और इसका क्रम जो सितार का बजने का क्रम होता है वो होता है आलाप। क्वेश्चन पूछता है ये, आलाप, जोड़। पहले आलाप बजता है, फिर जोड़ बजता है, फिर क्या बजता है? ये झाला बजता है। ठीक है। और फिर क्या बजता है? गत बजता है। वही गत जो रजा खानी, मस्जिद खानी, जो भी गत हैं वो बजाए जाते हैं। ठीक है। 64, कामोद की पकड़ इनमें से क्या है? कामोद की पकड़। प्यारे बच्चों, रागों, जितने भी आपके सिलेबस में राग हैं उतना तो एकदम रट लीजिए, पढ़ लीजिए। पकड़, आरोह अवरोह, वादी सनवादी जो भी है वो सब, ताल। ठीक है। इनसे प्रश्न आने ही आने हैं। तो ABCD क्या सही होगा? तो डी इसका जो है सही होगा। सारे प, म प, ध प है कामोद की पकड़ है। आगे बढ़ते हैं। भजन किसे कहते हैं? भजन किसे कहते हैं? तराना, भक्ति गीत, फिल्मी गीत, ख्याल। सब लोग जानते हैं भाई, भक्ति गीत। भगवान का भजन किसमें होता है? भक्ति होता है। बहुत सी भक्ति, बहुत से भजन। जहाँ भक्ति है वहाँ भजन है, जहाँ भजन है वहीं भक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 66, धमार ताल में खाली किस मात्रा पर है? 5, 7, 8, 9। बताइए, धमार ताल में खाली किस मात्रे पर है? तो सी, 8वें मात्रे पर। 14 मात्रे का ताल है, 4 विभाग है। ठीक है। और 8वीं पे खाली है। ये मिश्रपदी ताल है। ठीक है। क्या है भाई? मिश्रपदी ताल है। आगे पढ़ेंगे ये मिश्रपदी, समपदी क्या होता है। मिश्रपदी ताल है। धमार ताल किस गायन शैली के साथ बजाई जाती है? भजन, गजल, धमार, गीत। बताइए, धमार ताल किसके साथ बजाई जाती है? धमार ताल भजन के साथ बजाइए, गजल, धमार, गीत। तो सब बता दिए। ऑप्शन नंबर सी, धमार। यानी कि धमार ताल जो है वो, धमार जो है गायन शैली है। एक ध्रुपद के बाद धमार गाने की परंपरा है। जैसे ख्याल के बाद हम सुगम संगीत या
उपशास्त्रीय संगीत ऐसे गाते हैं, सेमी क्लासिकल। उसी तरीके से ध्रुपद गाने के बाद धमार का गाने का वो प्रचलन है, जो धमार जो है पखावज पर बजने वाला ताल है एक। तो ध्रुपद के बाद धमार, जो धमार में जो है राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, अधिकतर होली पाई जाती है इसमें। 1/4 कौन सी लयकारी है? दुगुन, चौगुन, तिगुन, छठा। तो ऑप्शन नंबर बी शुरू में ही समझ लिए हैं। 1 में 4 मात्रा बोलना, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 1 में 4 मात्रा बोलना, यानी कि धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा, ठीक है। ऐसे जो है 1 में 4 मात्रा बोलना, वो क्या है? बी चौगुन है। 1 में 3 तिगुन है, 1 में 2 दुगुन है, और ठा जो है वो धा धिन धिन धा, ऐसे लयकारी जब चलती है उसको ठा बोलते हैं। कामोद राग का गायन समय क्या है? मध्य रात्रि, रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रातः काल, रात्रि का तीसरा प्रहर। बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, रात्रि का प्रथम प्रहर। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है बताइएगा। 4, 7, 4, 12, 6 कितनी बार मानी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही होगा, 7। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 7, यानी कि 7 शुद्ध, 5 विकृत, ठीक है, विकृत। 7, 5, 12 कुल स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12, ठीक है। 7 शुद्ध, 5 विकृत, कुल 12 स्वर होते हैं। इन संगीत में कितने स्वर की बात की गई? संगीत में 7 स्वर होते हैं, कुल 12 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध और 5 विकृत, और 4 जो है वो क्या है? कोमल विकृत। क्या है? कोमल विकृत है, कोमल विकृत। और 1 क्या है? तीव्र विकृत है, जो इकलौता है माँ, ठीक है, माँ। माँ के ऊपर ऐसे पड़ी लकीर लगती है, इसको बोलते हैं तीव्र माँ। जो एक पूरे 12 स्वर में यही एक ऐसा स्वर है जो तीव्र होता है, बाकी सब कोमल होते हैं। तो यानी कि 5 विकृत, जिसमें से 4 कोमल, 1 तीव्र, 4 1 5 मिला के 5 विकृत, 7 शुद्ध, कुल 12 स्वर की कल्पना की गई है। इस स्वर इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीव्र स्वर कौन सा होता है? तीव्र स्वर कौन सा होता है? पा मा धा रे, बताइए। अभी बताया है मैंने, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, माँ, यानी कि ये शुद्ध माँ और ये तीव्र माँ, ठीक है। ये कोमल शुद्ध रे, ये कोमल रे, शुद्ध गा, कोमल गा। ये नीचे जो लकीर लग रही है, पड़ी लकीर, ये बताती है कि ये स्वर क्या है? कोमल है। शुद्धा, कोमल धा, शुद्धनी, कोमल नी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोमल स्वर कौन कौन से हैं? अभी हमने बता दिया फिर से, रेगा धा, रेगा धानी, सारे प गा धानी। तो बी रेगा धानी कोमल होते हैं, नीचे पड़ी लकीर ऐसे ऐसे लगी रहेगी। 73 भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी बताई है? 12, 10, 14, 16 पढ़ चुके हम लोग। 12 कितनी? 12 बताई है। 12 बताई है जी नहीं, कितनी बताई है? 10, ठीक है। कुल मेलों की संख्या कितनी है? 10, 12, 60, 72 कितनी है कुल मेलों की संख्या? तो कुल मेलों की संख्या जो है वो है डी सही है, 72। किसने माना? वेंकट मखी ने। किसने माना? वेंकट मखी जी ने माना है। 72 मेलों की, यानी कि थाटों की कल्पना की है, जिसमें 36 है। 36 जो है शुद्ध माँ और 36 जो है तीव्र माँ के आधार पर इन्होंने कुल 72 मेलों की बात की है। इन्होंने जो है 12 स्वरों के 16 नाम दिए, ठीक है ना।
ये कितने स्वर मानते हैं वेंकटमुखी जी? 12, लेकिन उनका कुल नाम 16 दिया और 16 से जो है इन्होंने 72 मेल की कल्पना की। वैसे दक्षिण में मुख्यतः 19 मेल बताए जाते हैं, ठीक है ना। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, मेल राग पद्धति का जन्मदाता कौन है? विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, भातखंडे, ओमकारनाथ ठाकुर, भरत मुनि। बताइएगा कौन है? मेल राग पद्धति का जन्मदाता कौन है? इस चारों ऑप्शन में से बताइए। इस सेशन का अंतिम ये प्रश्न है आज का, और इस तरीके से समाप्त होता है हमारा ये बीए सेकेंड सेमेस्टर का एमसीक्यूज टाइप का म्यूजिक मेजर पेपर जो है समाप्त होता है। अभी कुछ दिनों में पेपर होने वाले हैं बच्चों के, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ये एक आपका आधार है, इसी आधार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अपने सारे जितने सिलेबस हैं उसको पढ़ जाइए और पेपर को 2-4 बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या? क्या सही है ये प्रश्न? किसी ने सोचा कि प्रश्न सही है या गलत है, या ऑप्शन जो है आंसर कर दिया आपने? ये प्रश्न ही गलत है देखा जाए तो एक तरीके से। अगर यहाँ मेल के जगह थाट होता, थाट राग पद्धति का जन्मदाता कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता, भातखंडे जी। क्योंकि इन्होंने थाट राग पद्धति का कल्पना किया, बताया, जिसे हम गाते हैं 10 थाट मानते हैं ये। अगर मेल राग पद्धति का इन्होंने बात किया तो यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो थाट के हिसाब से बी ऑप्शन सही है, मेल के हिसाब से चारों ऑप्शन गलत हैं। मेल राग पद्धति के जो जन्मदाता थे वो 1336 में, क्या 1336 में सर्वप्रथम विद्यारण्य जी। कौन? विद्यारण्य जी। विद्यारण्य जी ने 15 मेल, कितने? 15 मेल और 50 रागों की कल्पना की, बताया है। और सर्वप्रथम मेल राग पद्धति के जन्मदाता आदरणीय विद्यारण्य जी हैं। तो इसी तरह से हमारा आज का ये चैप्टर क्लोज होता है। अगली कक्षा में अगले कुछ कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, खूब गाइए, खूब आगे बढ़िए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।